स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 के अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशंस पढ़ लिए थे। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन। ओके, तो फर्स्ट लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि मोशन है उसको फोर्स लगाने से किस तरह से वो चेंज होता है। And the second law provides us with a method of determining the force. सेकेंड लॉ के अंदर हम किस तरह से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं वो सीखा हमने। तभी थर्ड लॉ के अंदर क्या सीखेंगे हम। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object intentionally exerts a force back on the first. जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो उसी समय जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। तो ये हमारा थर्ड लॉ है। इसके आगे भी लाइन है, दिस फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। सॉरी, ये वाला these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तभी दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे तुरंत ही फोर्स लगाता है। ये दोनों फोर्स ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों के जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है हमेशा सेम होंगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होगी। राइट, सो दिस इज अवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स एज वी while looking at the football and trying to kick it with a greater force collide with a player of the opposite team, both feel hurt because each applies a force on to other। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मान लो कि एक टीम है, कोई दो टीम है, वो फुटबॉल खेल रही है। उसमें से कोई एक प्लेयर है वो बॉल की तरफ ना देखते हुए बट सामने की तरफ देखते हुए एक किक लगाता है बॉल को, बट गलती से वो किक है वो सामने के एक दूसरे प्लेयर को लग जाती है। राइट, उसने पूरी फोर्स से किक लगाई हुई है बॉल को, बट बॉल के बदले वो दूसरे इंसान के पैर पे लगती है। तो उससे चोट किसको लगेगी? तो ऑब्वियसली जो चोट है वो दोनों इंसानों को लगेगी। तो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो अपने आप दूसरे ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, इसलिए कि दोनों को ही हर्ट फील होगा। राइट, तो अदर वर्ड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस नॉट जस्ट वन फोर्स, कि जब भी फोर्स होंगे तो वहाँ पे फोर्स के पेयर होगी, मतलब दो फोर्स होंगे ही, एक फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। द टू ऑपोजिंग फोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो उन दोनों फोर्स को हम एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। जब पर्सन वन ने किक लगाया उसे हम बोलेंगे एक्शन, और दूसरे पर्सन द्वारा पर्सन वन को भी चोट लगी उसे हम बोलेंगे रिएक्शन। ओके, यहाँ पे अभी हमें दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। ये स्प्रिंग वेट है दो, ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग ए को फोर्स लगाया है, मतलब उसे खींचा हुआ है। तो जितना रेटिंग यहाँ पे हमें स्प्रिंग वेट ए पे देखने को मिलेगा सेम रेटिंग हमें देखने को मिलेगा स्प्रिंग वेट बी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स स्प्रिंग ए ने स्प्रिंग बी पे लगाया है उतना ही फोर्स स्प्रिंग बी ने स्प्रिंग ए पे लगाया है, बट जो डायरेक्शन है दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, और साथ ही दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, अलग अलग। It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitude. This is because each force acts on a different object that may have a different mass। तो ये थोड़ा ध्यान से समझने लायक है कि हमें ये याद रखना है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं।
बट दोनों के फोर्स इक्वल है, बट उनके एक्सेलरेशन इक्वल नहीं हो सकते कभी कभी। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज फोर्स सेम है, बट हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मास अलग अलग होगा तो उसके हिसाब से उसका एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमेंबर दैट इवन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन may not be the same in many cases। चलो उसके बाद हमें अलग अलग दो एग्जांपल्स दिए हैं। एक है गन के बारे में। When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet। जब गन को फायर करते हैं हम, तभी बुलेट है उसके ऊपर एक आगे की तरफ फोर्स लगता है। बट द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द गन। और उसी समय जो बुलेट है वो गन के ऊपर एक फोर्स लगाती है जो कि पीछे की तरफ लगता है, जिसे हम बोलते हैं रिकॉइल फोर्स। दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन। Since the gun has a much greater mass than the bullet, the acceleration of gun is much lesser than the acceleration of the bullet। तो मतलब जब हम गन को फायर करेंगे तो ये बुलेट है वो आगे की तरफ मूव होगा, और जो पिस्टल है, गन है, जब एक फायरिंग होती है तभी गन भी थोड़ी सी पीछे मूव हो जाती है अपने आप, राइट? तो इस ये जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाते हैं, उसे हम बोलेंगे एक्शन। बट जो ये गन है पिस्टल वो पीछे की तरफ आ जाती है, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन। तो अगर अभी आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन है कि सर ये बुलेट है वो तो फायर करने में बहुत ही दूर तक गई, और जबकि ये गन है वो तो थोड़ी सी ही पीछे जाती है, और आपने तो बताया था कि एक्शन और रिएक्शन दोनों की वैल्यू है वो सेम होती है, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो स्टूडेंट्स हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही होते हैं। जितनी फोर्स इस बुलेट पे आगे की तरफ लगेगी उतनी सेम फोर्स इस गन के ऊपर पीछे की तरफ भी लगेगी। बट द थिंग इज, अभी मैंने आपको बताया कि अगर चीज़ों के मास अलग अलग है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी अलग अलग है। ये बुलेट का फोर्स है वो भी सेम है, गन का फोर्स भी सेम है, बट बुलेट के ऊपर जो वेट है, जो मास है, बहुत ही कम है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से वो बहुत दूर तक जाएगी। जबकि गन से कंपेयर करें तो गन का जो वेट है, गन का जो मास है, बहुत ही ज़्यादा है बुलेट से, इसलिए उसके ऊपर एक्सेलरेशन कम लगेगा, इस वजह से वो थोड़ी सी ही पीछे आती है। एक और एग्जाम्पल, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑल्सो illustrated when a sailor jumps out of the rowing boat। As a sailor jumps forward, the force on the boat moves it backwards। तो ये फिगर के अंदर हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एक बोट है, बोट के ऊपर से एक सेलर है वो जंप करके उस पे से उतरता है। तो जैसे ही सेलर आगे की तरफ जंप करेगा, अपने आप बोट के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है। तो सेलर का आगे जंप करना, दैट इज एक्शन फोर्स, एंड द बोट गोइंग बैकवर्ड्स, दैट इज रिएक्शन फोर्स, राइट? इस तरह से और भी एग्जांपल हमें यहाँ पे एक्टिविटी में दिए हुए हैं, राइट? चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट? ये उसका फॉर्मूला था, मास मल्टीप्लिकेशन विथ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। यहाँ पे हमने दो अलग अलग बॉल्स लिए हुए हैं, इसका नाम है बॉल ए और ये है बॉल बी। बॉल ए का जो मास है वो है एम ए, और बॉल बी का जो मास है वो है एम बी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ए के लिए मास एम ए और बी के लिए मास है एम बी। They both are traveling in the same direction along a straight line। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि दोनों लेफ्ट साइड से राइट साइड, देखो यहाँ पे एरो दिया हुआ है कि दोनों राइट साइड की तरफ मूव हो रहे हैं। बट द थिंग इज दे बोथ हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। दोनों की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है मूव करने की, वो दोनों की अलग अलग है। पहले बॉल के लिए वेलोसिटी है यू ए और दूसरे बॉल के लिए वेलोसिटी है यू बी। तो ए वाला बॉल है वो वेलोसिटी यू ए से मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, और बी वाला बॉल वो भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट वेलोसिटी यू बी के साथ। यहाँ पे हमने सपोज किया है कि जो ए की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और बी की वेलोसिटी कम है, मतलब ये ज़्यादा फास्ट जा रहा है, ये थोड़ा स्लो है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों ही बॉल एक दूसरे से कोलाइड होंगे, दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो जब ये कोलिजन होगा
तो एक बॉल ए है, वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट। उस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ए बी, एफ ए बी, ओके। एफ ए बी, तो इसका मीनिंग क्या होगा? फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। फोर्स जो ए ने बी के ऊपर लगाया है, और जितना फोर्स ए बी के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स बी भी ए के ऊपर लगाएगा, उसको हम बोलेंगे एफ बी ए। फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, फोर्स जो बी ने लगाया है ए के ऊपर, तो उसे हम बोलेंगे एफ बी ए। तो एफ ए बी की डायरेक्शन इस तरह होगी, राइट साइड, और बी ए की डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और दोनों की वैल्यू है वो सेम होगी। अभी कोलाइजन के बाद दोनों की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे वी। तो बॉल ए के लिए जो वेलोसिटी है उसे हम नाम देंगे वी ए, और बॉल बी के लिए जो वेलोसिटी है उसे हम नाम देंगे वी बी। चलो अभी देखते हैं हम। तो अभी दोनों के लिए मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो बॉल ओ ए और बॉल बी दोनों के लिए कोलाइजन से पहले जो मोमेंटम है, या फिर प्लूरल में आप बोल सकते हो मोमेंटा, राइट। तो क्या होगा? कोलाइजन से पहले बॉल ए के लिए मास इनटू वेलोसिटी। तो बॉल ए का मास है एम ए, और बॉल ए की जो वेलोसिटी है वो है यू ए कोलाइजन से पहले, तो एम ए यू ए। कोलाइजन के बाद बॉल ए के लिए मोमेंटम कितना होगा? तो उसका वेट तो वही रहेगा एम ए, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई थी वी ए, इसलिए उसके लिए आएगा एम ए वी ए। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ए बी, ए के द्वारा बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया गया है। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे हम ए बी के लिए, मास ऑफ ए ब्रैकेट में मास ऑफ ए माइनस यू ऑफ ए डिवाइड बाई टी। सेम तरह से अगर हम बॉल बी ने कितना फोर्स लगे वो कैलकुलेट करेंगे, तो यही वाला फॉर्मूला में ए की जगह पे सभी जगह बी आ जाएगा, एम बी ब्रैकेट के अंदर वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टी। हमने अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है कि जितना फोर्स ए ने बी पे लगाया है उतना ही फोर्स बी ने भी ए पे लगाया होगा, बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। दोनों के वैल्यू सेम है इसलिए हमने इक्वल पे लिखा है, बट क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए हमें बीच में यहाँ पे माइनस की साइन है वो पुट करनी पड़ेगी। ओके, डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे हमने बीच में पुट किया है माइनस। अभी हम दोनों ही फोर्स की जो वैल्यू हमें मिली थी वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोर्स ए बी के वैल्यू एम ए ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी माइनस एज इट इज एफ बी ए के वैल्यू एम बी ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टी। अभी यहाँ पे दोनों ही साइड ऑपोजिट में से टी और टी हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे एम ए है उसको अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम एम ए यू ए और माइनस एम ए बी यू ए। यहाँ पे माइनस एम बी को अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम बी बी, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस एम बी यू बी। सारे माइनस वाले टर्म को हम ऑपोजिट साइड जाने देंगे तो लास्ट में हमें कुछ इस तरह का टर्म मिलेगा जिसमें सभी कुछ प्लस होगा। अभी इसका मीनिंग क्या है वो समझ से ध्यान से, ये हमें समझना है खुद। लेफ्ट साइड हमें दिया हुआ है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। एम ए यू ए का मतलब हुआ कि ए के लिए स्टार्टिंग इनिशियल में जो मोमेंटम था वो, और ये हो गया बी के लिए इनिशियल मोमेंटम। तो कोलाइजन से पहले टोटल मोमेंटम ए और बी का कितना था वो हमें लेफ्ट साइड मिला है। उसी तरह से राइट साइड में हमें वी दिया हुआ है, इसका मतलब कि राइट साइड में है कोलाइजन के बाद ए और बी का टोटल मोमेंटम, और बीच में है साइन इक्वल, मतलब कि कोलाइजन से पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू कोलाइजन के बाद का मोमेंटम। So we can say that the sum of momenta of two objects before collision is equal to sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as the law of conservation of momentum. इसको हम बोलते हैं law of conservation of momentum. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ तक करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से हम जो एग्जाम्पल से आगे के वो कंटिन्यू करें।